नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, आपने किताबों कहानियों में कई बार पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति शून्य से, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं फर्श से अर्श तक की सफ़र। आज हम ऐसे ही एक नेता की कहानी सुनाने वाले हैं, उनसे मिलवाने वाले हैं, जिनकी यात्रा शिक्षक से शुरू होकर शिखर तक पहुंची है। आज छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। जी हाँ, हम उस शख्स की बात करेंगे जो शिक्षक रहा, राजनीति शास्त्र में एमए किया, समाज शास्त्र में एमए किया, शिक्षक रहते हुए उनकी पत्नी भी शिक्षक बनी। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वह शख्स 20 से 25 साल तक छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं का निज सचिव हुआ। एक व्यक्ति सीधा साधा कब निज सचिव से छत्तीसगढ़ सरकार का कैबिनेट मंत्री बन गया, ये सारी यात्राओं पर बात होगी। आइए हम मिलवाते हैं छत्तीसगढ़ के राजस्व, आपदा, युवा एवं खेल कल्याण विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा जी से। वर्मा जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। जी नमस्कार जी। कब आपको लगा कि आप राजनीति के खिलाड़ी बन सकते हैं? नहीं, मैं तो कभी नहीं ऐसा सोचा कि राजनीति का खिलाड़ी बनूं, और राजनीतिक खिलाड़ी आज भी नहीं हूं। नहीं, राजनीति का खिलाड़ी इसलिए कहेंगे कि 25 साल आपने रमेश बैस के भी रहे निज सचिव, वर्तमान राज्यपाल हैं माननीय केदार कश्यप जी के भी निज सचिव रहे, वो आज आपके साथ हैं कैबिनेट मंत्री में। और मुझे लगता है कि दो एक मंत्री और हैं जिसे मैंने लिख के लाया हूँ, दयालदास बघेल के भी, जी उनके भी निज सचिव रहे। कुल मिला के 20-25 साल हुआ। तो इस 20-25 साल में आपको लगा था कि मैं एक दिन चुनाव लड़ूंगा, मंत्री बनूंगा? कभी ऐसा महसूस किए? देखिए, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने का मेरा बचपने से इच्छा था जी। और हमारे पिताजी से जो मेरी शिक्षा मिली थी कि समाज सेवा करना है, लोगों का काम करना है, असहाय लोगों का सेवा करना है। और मेरे पिताजी धर्म प्रेमी थे। हमेशा उनसे राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा जब भी हम बैठते थे तो चर्चा होती थी। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता के बारे में बताते हैं कि मनुष्य जीवन की सार्थकता कैसी है। जन्म लेना आसान है, पद पाना आसान है, पैसा कमाना भी आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन काम है। क्या बात है। तो संस्कार यानी बड़े पुख्ता मिले आपको। जी। तो सफलता उसको नहीं मानते कि कोई आईएएस बन गए या मंत्री बन गया। सफलता वो नहीं है। सफलता तो हमारी जो इंसानियत है, जो मानवता है, वो आदमी में रहना चाहिए, जो दूसरे के दर्द को समझे और जाने। तो उनकी जो बातें हैं वो आज भी हमारे हृदय में बसा हुआ है। बहुत सारे ज्ञान की चीज़ें दे करके गए हैं। तो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते, और मैं जब पढ़ रहा था, चाहे कॉलेज में हो चाहे हाई स्कूल में, तो वहाँ भी मैं प्रतिनिधित्व किया हूँ। और पिताजी के चाहने के कारण ही मैं नौकरी शुरू किया था। अच्छा, मैंने देखा है, आपका प्रोफाइल देखा है कि आप अविभाज्य रायपुर जिले में पैदा हुए, जो वर्तमान बलौदा बाजार जिला है। शायद पहले मंत्री हैं बलौदा बाजार भाटापारा जिला के। ये बड़ी गर्व की बात है। जी। आपने मेरे ख्याल से 90-92 में राजनीति शास्त्र में किया। जी। 93 में आपने समाज शास्त्र में किया। तो ये राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र राजनीति में आपके कितना काम आ रही है? देखिए, बहुत काम आती है राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र। राजनीति शास्त्र मेरा बहुत प्रिय विषय रहा है। मैं उसमें आप टाल रहे हैं, राजनीति शास्त्र रहा होगा तभी तो राजनीति में है। हाँ, नहीं, राजनीति शास्त्र मेरा प्रिय विषय रहा है। जी। और उसमें मेरा अच्छा अध्ययन था। जी। तो मैं समाज सेवा के क्षेत्र में, मेरा नौकरी की तरफ रुझान कम था। फिर बाद में नेताओं के संपर्क में आया। नेताओं ने मेरा काम को देख करके, चूँकि मैं भाजपा परिवार से, जनसंघ परिवार से था, तो समाज सेवा के क्षेत्र में रुझान था। तो बिना, आप जानते हैं, बिना राजनीति के समाज सेवा हो नहीं सकती। क्या बात है। तो नेता, तो नहीं, शिक्षक रहते हुए भी आपको समाज सेवा का अवसर मिला था। हाँ, आप भी थे, आपकी धर्मपत्नी वर्तमान में भी है। तो शिक्षक कब बने आप? मैं 83 में बन गया था। क्या बात है। 83 में
मैं शिक्षक पे आ और गया था। इसी दौरान आप अध्ययन भी करते रहे। हाँ, और 93 में मैं करुणा शुक्ला जी के साथ आया। मैं निज सचिव बने। निज सचिव के रूप में स्टार्टिंग उसी के साथ आया, तो उनका भी अध्ययन बहुत अच्छा था। यानी ये आप ये दिमाग में रखे थे कि शिक्षक रहते हुए समाज सेवा का क्षेत्र एक निश्चित है और राजनीति में आए तो एक व्यापक है। तो टंकराम वर्मा कैबिनेट मंत्री बनने से पहले बड़ी रणनीति के तहत पहले करुणा शुक्ला के पीए बने, जी। फिर उसके बाद करुणा शुक्ला जी के साथ रहा। उनका अध्ययन बहुत अच्छा था, उसको पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि थी। अच्छा। तो मैं भी उसी लाइन का था, पढ़ने लिखने में बड़ा रुचि अभी भी है। आप ही के जिले की और गीत संगीत में भी है मेरा रुचि। तो करुणा शुक्ला जी के साथ काम किया। फिर उसके बाद केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, हमारे रमेश भाई जी केंद्रीय मंत्री बने। तो उन्होंने मेरा काम काज को देख करके बोले नहीं, सीमित दायरा के नहीं, तुम तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो फिर मुझको अपने साथ रख लिए। लंबा समय तक रहे आप। हाँ, उनके एक कार्यकाल रहा 5 साल। अच्छा। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो मैं वापस आ गया, डिप्टेशन में गया था। फिर दयाल दास जी बघेल यहाँ पे मिनिस्टर बने, तो 10 साल उनके साथ रहा। क्या बात है। और केदार कश्यप जी भी उसके बाद फिर 13 से 18 में मैं केदार कश्यप जी के साथ था। तो मैं जिनके साथ भी रहा हूँ, मैं सरकार की योजनाओं को ग्रामीण तक, गांव तक, गली तक और लोगों तक पहुंचाने का काम किया हूं। बड़ा अनुभव मिलता होगा कि एक प्रदेश के राजस्व बड़ा विभाग है, राजस्व मंत्री बनने के बाद ये निज सचिव का अनुभव बड़ा महत्व। हाँ, पूरा वर्किंग जो है समझ में आता है। समझ में आता है कि कहाँ पे क्या है। सब कोई डंडी नहीं मार सकता आपका निज सचिव कहने का अर्थ है। टेक्निकल बातें, सारी चीज़ें प्रक्रिया समझ में है कि कहाँ पे क्या कैसा करना है। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो राम कथा है। नहीं, उस पर सवाल पूछूंगा। अच्छा। वो पार्ट मैं बिल्कुल आपके लिए, चलिए वहीं से आपको शुरू कर देता हूँ। टंकराम वर्मा के राम कौन है? सुनिएगा, एक कबीर की चौपाई भी है जी। एक राम दशरथ का बेटा जी। एक राम घट घट में बैठा, जी। एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। 4 राम है कबीर के। तो आपके राम कौन से हैं? घट घट में बसा राम। अच्छा। हाँ, कण कण में है भगवान। तो आप खुद रामायण के आयोजक थे जी, अथवा खुद रामायणी है? देखिए, रामायण और भागवत कथा का आयोजक हूँ। हाँ, भागवत, रामचरित। हाँ, शिव महापुराण कथा सभी का आयोजक हूँ। पर बीच बीच में राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा का दृष्टांत जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, जीवन को नई दिशा दे सकती है, उन चीज़ों का स्पीच मैं बड़े बड़े मंचों पे दिए हैं और उनका संकलन भी किया हूँ। और मैं करीब 60,000 पुस्तक प्रकाशित करके क्या बात लोगों के बीच बंटवाया हूँ। हमारी पहली पुस्तक निकली धर्म दृष्टि, धर्म पथ, धर्म प्रवाह, और अभी मैं 2023 में दिशा के नाम से एक प्रकाशित पुस्तक किया, जो पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय है। और वाकई में उस पुस्तक को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो जीवन को लिखे भी आप ही हैं? नहीं, अब लिखे हैं ऐसा नहीं, एडिट किए हैं। वो कथा एक्चुअल में है रामायण की है, श्रीमद् भागवत कथा की है। नहीं, सरलीकरण तो किए हाँ, ही सरलीकरण वो हमारा किया हुआ है। हाँ, वो हमारा किया तो हुआ आप है। लिखे ही है मंत्री जी। वो ऐसा रामचरितमानस तो सभी लोग दोहा लिखते हैं, लेकिन आपका जो प्रस्तुतिकरण होगा वो अलग है। क्या मंच में कभी कथा पढ़े हैं आप? कथा वाचन किए हैं? नहीं, कथावाचक के रूप में नहीं कह सकते उसको, स्पेशली कथावाचक के रूप में कार्यक्रम दिया ऐसा नहीं है। पर जहाँ भी राम कथा भागवत कथा होती है मेरे क्षेत्र में, ऐसा कोई कथा नहीं है जहाँ पे लोग बुलाते ना हो और मेरा आधा घंटा का स्पीच। भगवान राम ने आपको 2023 में एक धुरंधर नेता के खिलाफ जिता दिया है। जी जी। तो राम की कृपा है कि पार्टी की कृपा है कि जनता की कृपा है? सबकी कृपा है, सबकी कृपा है। हम तो कहते हैं कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं। क्या बात है। और देखिए, नेताओं का भी योगदान, कार्यकर्ताओं का भी बड़ा योगदान, पर सबसे बड़ी कृपा राम जी की है। राम जी की कृपा है। नहीं, खैर आप तो अब नेता बन चुके हैं, परफेक्ट नेता बन चुके हैं, क्योंकि राजस्व विभाग जैसा बड़ा अमला आपके साथ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2023 में क्या आपको लगता था कि आपकी पार्टी सरकार बना लेगी? सही सही बताइएगा। लगता था, क्योंकि मैं जो है प्रैक्टिकल और ज़मीनी कार्य करता हूँ।
मेरे में राजनीति का गुण, नेता का गुण अभी भी नहीं आया है और लगता है कि आएगा भी नहीं, नहीं। 25 साल आप निजी सचिव रहे, कैसे नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, नेता का गुण नहीं आया है। एक अच्छे कार्यकर्ता बन सकूं ये प्रयास रहता है, और ज़मीनी लेवल पे लोगों से जुड़ा रहता हूँ तो उनकी हर बात को मैं समझता हूँ, तो कब जानता हूँ। महसूस हुआ कि सरकार आपकी बन रही है? ये जो महतारी वंदन योजना आई ना, अच्छा, अच्छा। ये महतारी वंदन योजना ने रातों तो रात आप लोगों ने लोगों लिखवा को लिया। बदल दिया, दिलो दिमाग को बदल दिया। एक तो ऐसी त्रस्त थे, नंबर 1 तो ये था कि भूपेश बघेल सरकार की जो भ्रष्टाचार की थी, इन्होंने कहीं का छोड़ा ही नहीं, कहीं का नहीं छोड़ा कैसी लोगों बात को। कर रहे हैं? गौठान योजना उनकी अच्छी अब आप थी, देख और रहे हो, गौठान योजना के बारे में बताना नहीं पड़ेगा, वो आप देख रहे हो कि क्या हालत बना के रखा है। गाँवें वहाँ पे कितने ख़त्म हो रही हैं, न चारा है न पानी है। अब बोलूँगा तो पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन नहीं, बोलिए हकीकत में बोलिए, नहीं, पॉलिटिकली है, बोलिए। हकीकत में आप देखिए, कहीं पे गौठान में कोई व्यवस्था नहीं है और गौठान के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष भी हूँ, उपाध्यक्ष भी रहे आप? जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, तो मैं तो अपना पूरा समय गांव में ही देता हूँ। मेरा रूटीन है, मैं 10 बजे घर से निकल जाता हूँ और 11 बजे 12 बजे से पहले पहुँचता नहीं हूँ। ये 2016 से मेरा क्रम है, 2016 से क्रम है मेरा। क्यों आपको टिकट क्यों दे दिए ये लोग? क्योंकि सामने आपका शैलेश नितिन त्रिवेदी, देना तो पार्टी का अधिकार है। आपको ही चुनाव क्यों किया गया? क्योंकि और भी बड़े चेहरे थे आपके इलाके से। ये पार्टी के नेताओं का निर्णय है, और पार्टी तो ये बोलता है ना कि लगता है कि भाई हम इस सीट को जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे, कौन वहाँ के मतलब विनिंग कैंडिडेट होगा, बहुत सारा एक समीकरण। रामायणी को पकड़े हाँ और सामने खड़ा कर दिए। जी जी, तो रामायण काम आए, तुलसीदास जी आपके काम आए बिल्कुल कि जनसंघ काम आए, संघ काम आया? सब काम आया है, सबका योगदान है, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा। थोड़ा थोड़ा योगदान सबका है। और कुछ पुरानी सरकार की भ्रष्टाचार आप जैसा कि मानते हैं। हाँ हाँ, तो ये बताइए वर्मा जी, ईडी का खेल अब खत्म हो गया ना? नहीं, ईडी अपना काम करेगी, उसका शुरुआत और अंत नहीं होता है। अच्छा। उनको जहाँ लगता है कि मामला गड़बड़ है वो तो करेगा। तो इस समय कुछ कम सक्रिय है, उस समय बहुत सक्रिय थे भूपेश सरकार के समय। नहीं, अभी भी तो हो रहा है, देख रहे हैं, हम 2-4 दिन पहले का समाचार देख रहे हैं। ईडी अपना काम करते ही है। ईडी वालों को भाजपा के नेता दोषी क्यों नहीं नजर आते? नहीं नहीं, उसमें भाजपा और कांग्रेस वाला बात ही नहीं है। ऐसा कई प्रकरण बने हैं, भाजपा के ऊपर भी बने हैं। अभी आपने गौठान की चर्चा किया, कोयले का भी चर्चा होगा, शराब पर भी आपने आरोप लगाया। सरकार आपकी है तो आप बैठ कर क्या रहे हैं? उनके खिलाफ इतना आवाज़ बुलंद किए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास को रोक के रख दिया, प्रधानमंत्री आवास को खा दिया, शराब में घोटाला किया, पीएससी में घोटाला किया, कहाँ कम थे, सब में हम लोग बिल्कुल आक्रमण किए हैं। महिलाओं ने, हमारी माताओं ने आपके बिलासपुर नगर में हुंकार रैली में गए थे, वहाँ पे हुंकार किए। प्रधानमंत्री आवास में यहाँ डटे रहे, रात भर राजधानी में हम लोग जागे। जब उनका 3 दिन का राष्ट्रीय स्तर पर उनका अधिवेशन था कांग्रेस का, तो इन मुद्दों को उठाने में भारतीय जनता पार्टी एक सवाल और वर्मा जी बनती है कि ईडी ने कार्रवाई किया, सब कुछ किया, एक पूरा विभाग ही ईडी के चपेट में आ गया है, जिसके करीब 30-40 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। ये किसी नेता को नहीं पकड़ा गया, अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। अब आपका विभाग आबकारी चलेगा कैसे? देखिए, विभाग को लगता है कि ये विभाग में मामला गड़बड़ है, वो उन्हीं को पकड़ेगा, जहाँ गड़बड़ी दिखती उन्हीं को पकड़ेगा। तो वे लोग तो गवाह थे वर्मा जी, और एकाएक वो दोषी हो गए। सरकार के खिलाफ जिन्होंने बयान दिया था ईडी को, अब वो दोषी हो गए। तो आबकारी विभाग खाली नहीं हो जाएगा, अफसर विहीन नहीं हो जाएगा, काम कौन करेगा? देखिए, जो दोषी होंगे वो तो पकड़े ही जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। खाली होते हैं नहीं होते हैं वो तो अलग बात है। भाई कोई पद रिक्त हो गए तो पद तो भरा जाएगा। आप बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से जब चुनाव लड़े, शैलेश नितिन त्रिवेदी को शायद 14,000 से अधिक वोटों से आपने हराया है। जी बड़े बड़े कद के नेता जीते इस बार। जी, टंकराम वर्मा को इतना बड़ा विभाग दिए जाने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, इनकी कोई वजह नहीं है। हमारे नेताओं को जो लगता है कि ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं, जिम्मेदारी निभाने लायक हैं, और लोग हैं हमसे, ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, और अच्छे लोग हैं, पर ये तय तो हमारे नेता करते हैं। अब आप मंत्री हैं, कल आपसे मुलाकात भी हुई थी बिलासपुर में। जी आप शिक्षक भी रहे हैं। जी,
और आपकी धर्म पत्नी अभी भी शिक्षक हैं। जी। बावजूद इसके आपको क्या शिक्षकों की तकलीफ दिखाई देती है कि वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, डीए की मांग कर रहे हैं, वेतन भी संगति सुधारने की मांग कर रहे हैं? क्या ये बजट में ऐसा कुछ होगा, या आपकी तरफ से एक शिक्षक होने के कारण कुछ प्रयास करेंगे? नहीं, शिक्षक रहा हूँ तो मैं शिक्षकों की बातों को, उनकी समस्याओं को समझता हूँ और उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी बातें हैं, बहुत से विषय हैं, जी। तो उनकी बातों को, उनकी तकलीफ़ों को समझा जाएगा और जैसे संभव होगा उसका निराकरण भी नहीं, किया वो जाएगा। शिक्षकों का है कि जैसे कि उनका वेतन भी संगत के साथ साथ एनपीएस ओपीएस की नहीं, बातें होती हैं। बहुत से विषय हैं। क्या है, जब से वो शिक्षाकर्मी की भर्ती हुई, फिर संविलियन हुआ, फिर किसी को लाभ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अभी ये कांग्रेस सरकार में तो और अति हो गया कि पदोन्नति वाला मामला में आप पूरा प्रकरण पता होगा। हाँ, हाँ, तो उसके कारण हमारे बहुत से शिक्षक रिलीव हो गए, पर जहाँ के लिए रिलीव हुए वहाँ ज्वाइन ही नहीं किए, तो नो वर्क नो पे में घर बैठे हैं। उस पर भी एक सवाल कर ही लेते हैं कि एक जांच हुई थी बिलासपुर में ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय की तरफ से, तो वहां पर दो संवर्ग हैं। आपको भी, आप शिक्षक हैं, ई संवर्ग हाँ, और टी संवर्ग। संवर्ग। घोटाले की बात सामने आई, ई संवर्ग की तो जांच कर दिए, कुछ ज्वाइंट डायरेक्टर फंसे, कुछ जिला शिक्षा अधिकारी फंसे, कुछ बाबू फंसे, लेकिन हमने इस पूरे प्रकरण में देखा टी संवर्ग में उससे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अब ये भूपेश बघेल सरकार के समय का है और क्यों नहीं कराए वो लोग जांच, अब ये तो वही बता सकते क्या हैं। उस पर जांच हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के समय तो ई और टी संवर्ग दोनों एक ही मंत्री के पास था, क्योंकि विभाग काम दोनों का एक ही था। जी जी। भाई टी संवर्ग ई संवर्ग दोनों का काम एक ही है, अध्यापन का। तो सामंजस्य बिठाने के लिए और संतुलन बनाने के लिए दोनों को एक में रखा था। क्या बिलासपुर में टी संवर्ग की जांच के लिए कुछ अपने शिक्षा मंत्री से कहेंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार तो दोनों में हुआ है प्रमोशन में, ई का ही जांच क्यों हुआ, टी का क्यों नहीं हुआ? उसको चर्चा में लिया जा सकता है, एक बार अवगत कराया जा सकता है। आत्मानंद स्कूल को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आत्मानंद स्कूल जो इन्होंने कांग्रेस सरकार ने खोला, उनके लिए न कहीं बजट का प्रावधान रखा, न कुछ किया। केवल गवर्नमेंट के हमारे जो अच्छे अच्छे टीचर थे उसको डेपुटेशन में ले जाके भर दिए। हमारा स्कूल हो गया खाली, बिल्डिंग भी हमारी, शिक्षक भी हमारा, केवल उन्होंने पेंटिंग करके नाम को लिख दिया स्वामी आत्मानंद स्कूल है, तो जीरो। उस पर भी सरकार को मनन करने की जरूरत महसूस करते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, मनन इसमें करना चाहिए कि ये कैसे आगे में कैसे होगा। कहीं डीएमएफ से सैलरी दे रहे हैं, माने बहुत हालत ख़राब है। स्वामी आत्मानंद स्कूल ठीक नहीं है, हालत ख़राब है। अब थोड़ा आपके विभाग पर आ जाते हैं। जी। कल आप बिलासपुर दौरे पर थे शायद, जी। तो क्या समझ में आया? बिलासपुर में जमीन माफियों की बड़ी चर्चा है, बोलबाला है, कुछ समझ में आया? कल कुछ सवाल पूछे गए थे, तो उस पर आपने 24 घंटे के अंदर क्या मनन किया है, क्या निर्णय लिया है? देखिए, बिलासपुर प्रवास के दौरान शिकायतें मिली है अवैध प्लाटिंग का, शासकीय भूमि को गलत तरीके से छेड़छाड़ करके उनको बेचने का। इनका एक बार कलेक्टर से इनके बारे में जानकारी ले करके फिर इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। वहाँ के जो आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अमर अग्रवाल जी, उन्होंने तो कहा है कि बिलासपुर में ज़मीनें उड़ती हैं, तो उस ज़मीन को उड़ने न देने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? नहीं, वही बता रहे हैं कि कलेक्टर को उनसे बात करेंगे, इस सारे विषय की जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा। इसको रोकने का प्रयास करेंगे कि भाई देखिए, आने वाले पीढ़ी के लिए ज़मीन ही नहीं बचेगी अगर इंक्रोचमेंट हुआ, शासकीय भूमि को हड़पने का काम हुआ। पिछली सरकार ने तो फ्री होल्ड शुरू कर दिया था। गलत है, फ्री होल्ड जो किया था आप क्या वो पैसा कमाने के लिए था। अच्छा, कैसे पता आपको पैसा कमाने के लिए था? अरे भाई, आप रोड की ज़मीन को बेच रहे हो, शासकीय भूमि को, कीमती ज़मीन को आप बेच रहे हो, केवल पैसा ही इकट्ठा करने के लिए है। अगर ऐसे ही बेचने लगे तब तो फिर पूरी ज़मीन बिक जाएगी। फिर लोगों को एक सामुदायिक भवन बनाना है, शादी ब्याह के लिए ज़मीन चाहिए कहीं पे, वो तो हो ही नहीं पाएगा।
तो ज़मीन को तो बचा के रखना है। बिलासपुर में खेल का बड़ा अच्छा माहौल है। जी। अभी तक आप जो प्रयास हुआ था 15-20 साल में वो तो हुआ ही हुआ। विकास के साथ साथ बिलासपुर के खेल की दिशा में खिलाड़ियों के लिए आप क्या कुछ नया करेंगे? देखिए, हम खेल के विषय में ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जो मैंने अनुभव किया, हमारे यहाँ कोच की कमी है, प्रशिक्षक की कमी है। खिलाड़ी तो बहुत हैं और बिल्डिंगें हैं, लेकिन प्रशिक्षक के अभाव में जो खिलाड़ी तैयार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सुविधाएं, हालांकि हाँ। राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बच्चे खेल रहे हैं। जैसे मैं बिलासपुर गया तो कई लोगों को सम्मानित भी किए जो खेल के आए हैं। मैं कल हरिहर केदार क्षेत्र गया, जिसको मधुकुद्वीप बोलते हैं, वहाँ भी हमारी बच्चियाँ जो है कबड्डी खेल रही थी, जिसमें नेशनल भी खेले हैं। तो इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी सुविधा देंगे जो खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। नहीं, हम तो चाहेंगे कि हमारे से ही बातचीत के दौरान बिलासपुर के लिए कुछ बोल ही दीजिए कि क्या सुविधा रहेगी। नहीं नहीं, सुविधा देंगे, अब उसमें बोलने वाली बात नहीं। हम अभी अध्ययन भी कर रहे हैं। देखिए, हमको महीना दिन हुआ होगा, जी जी। तो हम इसका अध्ययन भी कर रहे हैं और सेक्रेटरी पे और विभाग के लोगों से चर्चा हो रही कि हम खेल गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए अच्छा से अच्छा क्या कर चलिए, सकते आपके हैं। बिलासपुर के खेल परिसर जो बहतराई में स्थित है, वो खेल परिसर 62 एकड़ में है जी। कागज पर, हाँ। लेकिन सिर्फ 42 एकड़ पर ही वो खेल परिसर है। बाकी क्षेत्र पर इंक्रोचमेंट है। तो 62 सही है कि 42 सही है? यदि इंक्रोचमेंट है, क्या उसके लिए खेल भावना की नज़र से खिलाड़ियों के हित में क्या करेंगे? उस 10 एकड़ को छुड़वाएंगे? अब आप बता रहे हैं तो ये जानकारी में आ रहा है, जी। तो इसकी जानकारी लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। आपका इंडोर स्टेडियम की स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ पर। कहने को तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खिलाड़ी बाहर से आते हैं। इंडोर्स में न मेपल टाइल्स है, कुछ ऐसा मेपल्स होता है। कभी बहतराई स्टेडियम घूम के देखिए, जो आपने सुविधाएं दिया है वो राष्ट्रीय स्तर की है भी कि नहीं है। इंडोर स्टेडियम काम नहीं कर रहे हैं। तो कभी बातचीत करेंगे तो क्या करेंगे? आप एक बार बुला लीजिए, आ जाते हैं। आप अपने खेल अधिकारी से पूछिए ना कि क्या क्या है, वहाँ के खेल अधिकारी से पूछिए। पुराने ज़माने का हेलोजन लगा है, राष्ट्रीय स्तर का खेल करवाते हैं। ये सरकार की बदनामी नज़र नहीं आती इसमें? नहीं, एक बार चेक करा लेते हैं। अब हम जाके खुद ही देखेंगे, क्या बात है ना, जाके खुद ही देखेंगे, स्थिति से अवगत होंगे और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से उसमें अपन आगे करेंगे। अंतिम सवाल, जी। बड़ा अच्छा आप बता सकते हैं। वर्तमान मंत्रिमंडल में आपके गुरु भी हैं। अब जिनके आप पीए रहे हैं उनको गुरु ही मानेंगे ना? आपने जैसा बातचीत के दौरान कहा कि मेरे सीनियर नेता, उनके साथ निज सचिव रहे और खुद चेला बन के हैं। कैसा लगता है जब एक निज सचिव जी किसी का रहा हो और वो मंत्री अगल बगल बैठे हैं? देखिए, मैं जिन नेताओं के साथ काम किया हूँ, एक कर्मचारी के रूप में काम नहीं किया हूँ, एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ। और जिनके साथ रहा हूँ, मैं उन विभाग के जो काम है उसको गांव तक ले जाने का काम किया हूँ। तो अच्छा लगता है, मार्गदर्शन एक भी मिलता है और काम भी करते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सरकार 5 साल बाद आई है, अधिकारी भी कुछ बिगड़े हुए रहते हैं, संगत का असर होता है। अधिकारी परेशान तो नहीं कर रहे हैं? बड़े सीधे साधे रामायणी मंत्री बैठा है और उसको पता चला अधिकारी लोग घुमा रहे हैं, ऐसी? नहीं, अधिकारियों को पता है। अच्छा। अधिकारियों को पता है कि इनको वर्किंग स्टाइल सब मालूम है। अच्छा अच्छा, हाँ, 25 साल का। अच्छा। तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता मेरे साथ, है ना। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये कितना तर्कसंगत है कि बड़े बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया गया? नहीं, किनारे नहीं लगा है किसी को। अब यानी मेरा आधा सवाल से ही पूरा समझ गए आप। हाँ, नहीं, किनारे नहीं लगाए हैं। सबको एक अच्छी जिम्मेदारी देंगे और बेहतर। भाई, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी और संगठन क्या अच्छा कर सकते हैं, अच्छा।
वो सब पार्टी तय करती है। लोकसभा कितना सीट जीत रहे हैं आप? पूरे 11 सीट दिल जीत पर रहे हाथ हैं। रख के बोलिए। 11 सीट जीत रहे हैं इस बार। क्या आपको पता था कि 55 सीट जीत जाएंगे? यहाँ का ना विधानसभा का सरकार बन रही है, तय था हमारा। नहीं, हम तो केंद्र में आपकी सरकार बनवा रहे हैं, लेकिन 11 सीट पा रहे हैं 11 कि सीट जीत रहे हैं। 6 सीट पा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, 11 सीट जाना। जैसे हमने कांकेर गया था, अभी कांकेर पिछले समय हमारा एक विधायक नहीं था, फिर भी सीट जीत के आए। इस बार तो 4 विधायक हैं। तो प्रदेश में, और देखिए मोदी जी की तो अलग व्यक्तित्व और उनकी छवि। नहीं, आप लोग भी राम लहर पर सवार हैं, भयंकर तरीके से सर पर दौड़ रहे हैं। काम बोलता है, मोदी जी का काम बोलता है। राम की कृपा तो है ही है, सब पर राम की कृपा है, उसमें भाजपा कांग्रेस वाला बात नहीं। राम की कृपा सब पर है, पर मोदी जी का काम बोलता है। जो उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की है। शंकराचार्य आपसे नाराज हैं, आप लोगों से? नहीं नहीं, शंकराचार्य लोग तो साधु संत है, और नाराज काहे के लिए रहेंगे? उनकी भी कृपा रहती है सब पर। संत नाराज नहीं होते कभी, आशीर्वाद है। आशीर्वाद ही रहता है। टंकराम वर्मा बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, और मंत्री बनने के बाद उनमें वह गुण तो बिल्कुल नहीं गया है जो एक शिक्षक में हुआ करता है। आज भी शिक्षक हैं, और उनका मानना है कि सिस्टम मुझे चलाते भी बनता है, और चूंकि सिस्टम का हिस्सा भी रहा हूँ। दावा है जैसे उनको सरकार छत्तीसगढ़ की बनने की उम्मीद थी, केंद्र में सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ से 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है। वर्मा जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए शुभकामनाएं। जी धन्यवाद।